बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान से तेल खरीदने वालों को देख लेंगे, हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों को ट्रंप ने दी धमकी। ईरान के कई शहरों में ट्रक ड्राइवर्स और दुकानदारों की हड़ताल। खामनाई ने कहा, हुकूमत की तमाम शाखें पाबंदियों का मिलकर मुकाबला करें। जमाल खाशकजी को मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर हलाक किया गया। सऊदी ओहदेदारों ने नाराज जर्नलिस्ट को फंसाया, अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा। जमाल खाशकजी कहां हैं? ट्रंप ने किया सवाल। सऊदी ओहदेदारों ने इल्जामात रद्द कर दिए। तैयब एर्दोगान सऊदी अरब की सफाई से मुतमईन नहीं, कहा मच्छर भी कॉन्सुलेट के कैमरों से बच नहीं सकता। मगरबी किनारे में चाकू से हमला, 2 इस्राएली जख्मी। हिब्रोन में फलस्तीनियों के घरों को गिराया गया। मलेशिया में सजाए मौत खत्म कर दी गई। फ्लोरिडा में अमरीकी तारीख का तीसरा ताकतवर तूफान, 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, कई शहर पानी में डूबे। तूफान तितली उड़ीसा के साहिल से टकराया, आंध्र प्रदेश में 8 हलाक, कई जगह तबाही। मी टू मुहिम ने एमजे अकबर के सियासी करियर पर सवालिया निशान लगा दिया। इतवार को बैरूनी दौरे से वापसी पर हो सकती है कार्रवाई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 नवंबर के बाद ईरानी तेल खरीदने वाले मुल्कों को धमकी दी है और कहा है कि हम उन्हें देख लेंगे। हाल ही में हिंदुस्तान ने ऐलान किया था कि उसकी 2 कंपनियां नवंबर के महीने में भी ईरान से तेल खरीदेंगी। ट्रंप ने इस ताल्लुक से पूछे जाने पर रिपोर्टर से कहा कि हम इन मुल्कों को देख लेंगे जो ईरान से तेल खरीदेंगे। ट्रंप से खासतौर पर पूछा गया था कि हिंदुस्तान और चाइना जैसे मुल्कों ने ईरान से तेल खरीदते रहने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान के वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कहा था कि इंडिया की 2 ऑयल कंपनियों ने नवंबर में भी ईरान से तेल खरीदने का ऑर्डर दिया है क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी तेल की जरूरतें हैं। चाइना ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसने कहा है कि वो अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ है। चाइना के बाद हिंदुस्तान ईरानी तेल का दूसरा बड़ा खरीदार है। अरब मीडिया में कहा गया कि ईरान में खराब मौसमी सूरत हाल के खिलाफ बेचैनी बढ़ती जा रही है। शिराज शहर में दुकानदारों ने एहतजाज शुरू किया जो तेजी से दूसरे शहरों में भी फैल गया। कहा गया कि मुजाहिरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई हैं जिनमें दुकानों को बंद देखा जा सकता है। बताया गया कि ये तस्वीरें तबरेज, इस्फहान और दूसरे शहरों की हैं। बताया गया कि ये दुकानदार बढ़ती हुई कीमतों, ईरानी रियाल की कदर में मुसलसल गिरावट और दूसरी माली तकलीफों की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। ये दुकानदार तकरीबन 3 हफ्तों से कम उजरतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये लोग अपनी गाड़ियों के पुर्जों, खासतौर पर गाड़ियों के टायर्स की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं। नवंबर से ईरान के खिलाफ पाबंदियों का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। अरब मीडिया में कहा गया कि ईरानी ओहदेदारों ने 200 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि एक अदालत ने 17 ट्रक ड्राइवर्स को डाकू करार देते हुए उन्हें सजाए मौत देने की सिफारिश की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई के महीने में ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने पाबंदियां लगा दी थी। अमेरिका हर महाज पर ईरान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी तेल के एक्सपोर्ट को खत्म करने के लिए, जैसा कि हमने बताया, अमेरिका 4 नवंबर से सख्त पाबंदियां लगाने वाला है।
ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने हुकूमत की तमाम शाखों से कहा है कि वो मिलकर अमेरिका की जालिमाना पाबंदियों के असरात का मुकाबला करें। खामनाई ने ईरान के अलग अलग शोबों के ओहदेदारों से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने हुकूमत की तमाम शाखों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत पर जोर दिया। बात करते हैं तुर्की में सऊदी जर्नलिस्ट के लापता होने के मामले की। तुर्की में सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशकजी के लापता होने के मामले पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। इल्जामात और जवाबी इल्जामात के दरमियान तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब पर दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की इस मामले पर खामोश नहीं बैठेगा। हंगरी के दौरे से वापस होने के बाद तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब के इन दावों पर यकीन करने से इनकार कर दिया कि जमाल खाशकजी काउंसलेट की इमारत से बाहर निकल गए और वो कैमरों की नजरों में नहीं आए। उन्होंने कहा कि यह किस तरह हो सकता है कि काउंसलेट में सिक्योरिटी कैमरे ना हो, यह किस तरह मुमकिन है। अगर कोई परिंदा भी पर मारे या कोई मच्छर भी गुजरे तब भी सिक्योरिटी कैमरे की नजरों से बच नहीं सकता। उनके पास इस तरह के एडवांस सिस्टम है। तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की का कानूनी निजाम, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। तुर्क मीडिया और तुर्क ओहदेदारों की बातों और अंदेशों पर यकीन किया जाए तो जैसे ही जमाल खाशकजी अपनी साबिका बीवी से तलाक का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए काउंसलेट के अंदर गए, उन्हें वहां रोक लिया गया और सऊदी हुकूमत के हुक्म पर 15 सिक्योरिटी एजेंट्स खुसूसी हवाई जहाज़ों के जरिए इस्तंबुल आए और उन्हें हलाक किया और उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। लेकिन सऊदी अरब इस थ्योरी को मानने से इनकार कर रहा है। जमाल खाशकजी सऊदी हुकूमत पर तनकीदें करते थे। वो पिछले 1 साल से अमेरिका में रहते थे और तुर्की की एक औरत से शादी करना चाहते थे। इस सिलसिले में वो तुर्की पहुंचे थे। तुर्क मीडिया में कहा गया कि इन 15 सिक्योरिटी एजेंट्स की पहचान कर दी गई है जिन्होंने फिल्मी अंदाज में ये कार्रवाई की। अमेरिका के अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद जमाल खाशकजी को हलाक करने के ऑपरेशन का हुक्म दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने कहा कि सऊदी ओहदेदारों ने एक मंसूबे के तहत ये कार्रवाई की। इस दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि वो इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं। सऊदी ओहदेदारों ने सऊदी हुकूमत पर लगाए जाने वाले इल्जामात को रद्द कर दिया। खबर है कि अमेरिका के सीनियर ओहदेदारों ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से इस मामले पर बातचीत की। व्हाइट हाउस ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन और ट्रंप के एडवाइजर और दामाद जैरेड कुशनर ने मोहम्मद बिन सलमान से जमाल खाशकजी के लापता होने के बारे में बात की। इसके बाद माइक पॉम्पियो ने क्राउन प्रिंस को फोन किया। व्हाइट हाउस के ओहदेदारों ने कहा कि सऊदी अरब ने ज्यादा मालूमात नहीं दी। इस मामले पर सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तनाव पैदा हो गया। पहले से ही सीरिया, कतर और दूसरे मामलात पर सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान इख्तिलाफात पाए जाते हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने कहा है कि उन्होंने सऊदी ओहदेदारों की बातें सुनी हैं जिनमें वो जमाल खाशकजी को फंसाने और बुलाने के लिए एक मंसूबे पर बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया एक अहम और नाजुक दौर से गुजर रही है, हर जगह कट्टरपन बढ़ता जा रहा है और नाराज आवाजों को और हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है। इस हवाले से मीडिया के लोग बहुत ज्यादा शिकार बन रहे हैं। बताया गया कि इस साल अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 57 जर्नलिस्टों का कत्ल किया गया और 155 को जेलों में बंद किया गया। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान सीरिया में मौजूद रहेगा तो वो सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन में मदद नहीं देगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि वो मिडिल ईस्ट में ईरान का मुकाबला करने के लिए सख्त पॉलिसियां अख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि सीरिया एक फैसला कुन मैदान जंग है। पॉम्पियो ने जेविश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी में खिताब करते हुए कहा कि ईरान से सीरिया को निकालने की जिम्मेदारी सीरिया की हुकूमत पर है, जो सीरिया में ईरान की मौजूदगी की असल जिम्मेदार है। अगर सीरिया ईरानियों की वापसी को यकीनी नहीं बनाता है तो उसे रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका से $1 भी नहीं मिलेगा। पॉम्पियो ने यह बात मानी कि सदर बशार अल असद ईरान और रशिया की मदद से मजबूत बने हैं। उन्होंने कहा कि आईएसआईएस की शिकस्त के बाद नई तरजीहात सामने आई हैं। रशिया ने कहा कि व्हाइट हेलमेट्स और अल नुसरा के क्लोरीन एजेंट्स आईएसआईएस के हाथ लगे हैं। रशिया की वजारत दिफा ने यह बात कही। रशिया और सीरिया की हुकूमत का इल्जाम है कि मुल्क में केमिकल हमले मगरबी मुल्कों की कठपुतली व्हाइट हेलमेट्स ने की है और इसके लिए बशार हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने ईरान के कट्टर मुखालिफ हैं, हाल ही में कहा है कि जब तक ईरान को बाहर नहीं किया जाता अमेरिका के सिपाही सीरिया में रहेंगे।
اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ مغربی کنارے میں چاقو سے حملے میں 2 اسرائیلی زخمی ہوئے جنہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا. ان میں ایک اسرائیلی فوجی ہے اور ایک سویلین ہے. ایک فلسطینی نے جمعرات کی دوپہر سماریا علاقے میں یہ حملہ کیا. ایک زخمی کی پہچان 32 سالہ سپاہی کی حیثیت سے کی گئی ہے جبکہ دوسری زخمی ایک 26 سالہ عورت ہے. دونوں کے زخم معمولی بتائے گئے ہیں. انہیں رابن میڈیکل سینٹر میں شریک کیا گیا. بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز حملہ آور کی تلاش میں ہے جو قریب میں واقع ایک فلسطینی ٹاؤن میں فرار ہو گیا جو نابلس کے قریب ہے. کچھ دن پہلے ہی ایک 23 سالہ فلسطینی اشرف ولید نے 2 اسرائیلیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے الخلیل یا ہبرون ٹاؤن میں 2 فلسطینیوں کے گھروں کو بلڈوزر سے گرا دیا. فلسطینی نیوز ایجنسیوں نے یہ بات بتائی. اسرائیل نیوی نے غزہ کے 2 مچھیروں کو گرفتار کر لیا. ان مچھیروں کی کشتی پر فائرنگ کی گئی. اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا. قطر نے یونائیٹڈ نیشنز کے ذریعے غزہ پٹی میں پاور جنریشن کے لیے فیول پہنچایا ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی. ملیشیا میں سزائے موت ختم کر دی گئی ہے. اس فیصلے کے بعد ملک میں 1200 لوگوں کو دی گئی سزائے موت پر عمل رک جائے گا. ملیشیا کی کیبنٹ نے سزائے موت کو ختم کرنے کے منصوبے کو منظوری دی. عالمی انسانی حقوق تنظیموں اور غیر ملکی سفارتکاروں نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا. اس سلسلے میں ملیشیا کی پارلیمنٹ میں پیر کو ایک بل پیش کیا جائے گا. ایک ٹی وی چینل نے ملک کے وزیر قانون کے حوالے سے کہا کہ تمام سزائے موت کو برخاست کیا جا رہا ہے. وزیر نے کہا کہ جن لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے انہیں اب موت کی سزا نہیں دی جائے گی. اس سلسلے میں ملیشیا کے سزاؤں کو معاف کرنے والے کمیشن کو خبر دے دی گئی ہے. ایک اور وزیر نے بھی کیبنٹ کے اس فیصلے کی تصدیق کی جس کی میٹنگ 4 شنبے کو ہوئی. ملیشیا میں سویڈن کے سفیر نے کہا کہ ہم اس فیصلے کا ویلکم کرتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بڑی مسرت کی بات ہے. انسانی حقوق کی تنظیم نے ملیشیا سے خواہش کی تھی کہ وہ تمام جرائم کے لیے سزائے موت ختم کر دے کیونکہ ملک کے انسانی حقوق ریکارڈ پر یہ ایک بدنما دھبا ہے. ایشیا کے کئی ملکوں میں ابھی سزائے موت دی جاتی ہے جن میں چائنا، سنگاپور، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور ویتنام بھی شامل ہے. دنیا میں اب تک 142 ملکوں نے سزائے موت کو ختم کر دیا ہے. دنیا بھر سے وقت گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. ایران سے تیل خریدنے والوں کو دیکھ لیں گے. ہندوستان اور دوسرے ملکوں کو ٹرمپ نے دی دھمکی. ایران کے کئی شہروں میں ٹرک ڈرائیورز اور دکانداروں کی ہڑتال. خامنائی نے کہا حکومت کی تمام شاخیں پابندیوں کا مل کر مقابلہ کریں. جمال خاشقجی کو محمد بن سلمان کے حکم پر ہلاک کیا گیا. سعودی عہدیداروں نے ناراض جرنلسٹ کو پھنسایا. امریکی انٹیلیجنس کا دعویٰ. جمال خاشقجی کہاں ہیں؟ ٹرمپ نے کیا سوال. سعودی عہدیداروں نے الزامات رد کر دیے. طیب اردوان سعودی عرب کی صفائی سے مطمئن نہیں. کہا مچھر بھی قونصلیٹ کے کیمروں سے بچ نہیں سکتا. مغربی کنارے میں چاقو سے حملہ، 2 اسرائیلی زخمی. ہبرون میں فلسطینیوں کے گھروں کو گرایا گیا. ملیشیا میں سزائے موت ختم کر دی گئی. فلوریڈا میں امریکی تاریخ کا تیسرا طاقتور طوفان. 250 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں. کئی شہر پانی میں ڈوبے.
तूफान तितली उड़ीसा के साहिल से टकराया, आंध्र प्रदेश में 8 हलाक, कई जगह तबाही। मी टू मुहिम ने एमजे अकबर के सियासी करियर पर सवालिया निशान लगा दिया। इतवार को बैरूनी दौरे से वापसी पर हो सकती है कार्रवाई। जैरेट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर ने कहा कि अमेरिका की सफीर निकी हैली को इंसानी हुकूक की मुहाफिज के तौर पर याद नहीं रखा जाएगा, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। उन्होंने गाजा और दूसरी जगहों के हालात का हवाला देते हुए ये बात कही। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बास पाबंदियां हटाएगा, साउथ कोरिया के वजीर खारजा ने यह बात बताई। उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये बातें कही। हाल ही में दोनों कोरियाओं के दरमियान बातचीत में कुछ कामयाबियां हासिल हुई हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने चाइना और अमेरिका से कहा है कि वो तिजारत के उसूलों पर अमल करें और तनाव कम करने के कदम उठाएं। हालिया अरसे में अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड वॉर तेज हो गई है और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के माल पर इजाफी टैरिफ लगाए हैं। आईएमएफ की डायरेक्टर क्रिस्टिन लगार्ड ने चाइना और अमेरिका से कहा कि वो सब्र से काम लें और आलमी तिजारत के मामलात को सुधारें, जिन्हें इस्लाहात की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। वर्ल्ड बैंक के सदर जिम योंग किम ने भी इंडोनेशिया के बाली में एक बैंकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। अमेरिका की फ्लोरिडा रियासत में तूफान माइकल से जबरदस्त तबाही आई है। खासतौर पर पैनहैंडल टाउन बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। ओहदेदारों ने बताया कि यह 1992 के बाद अमेरिका में आने वाला सबसे ताकतवर तूफान है। तूफान की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं, कई घरों को नुकसान पहुंचा, कई जगह झाड़ उखड़ गए, कई लोग बिजली से महरूम हैं। यह तूफान अब साउथ और नॉर्थ कैरोलिना के लिए खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। फ्लोरिडा में तूफान से आने वाली तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिकी ओहदेदारों ने बताया कि यह मुल्क में आने वाला तारीख का तीसरा ताकतवर तूफान है। कई साहिली शहरों में सैलाब आ गया है। ओहदेदार नुकसानात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। इसे कैटेगरी 4 का तूफान करार दिया गया, जिसके तहत 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। मलबे के नीचे दबकर 2 लोग हलाक हो गए, जिनमें एक बच्चा शामिल है। कैरोलिना रियासतों में ओहदेदार चौकस हैं। कई लोग पानी से घिर गए हैं, जिन्होंने महफूज मकामात पर जाने की वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया था। बताया गया कि हजारों घर और इमारतें बिजली से महरूम हो गई हैं। खासतौर पर फ्लोरिडा, अलाबामा और जॉर्जिया में कई जगह बिजली चली गई। ये तूफान मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे साहिल से टकराया। बताया गया कि अमेरिका की रिकॉर्ड तारीख में इससे जो ताकतवर तूफान आए हैं वो सिर्फ 2 बार आए हैं। एक 1935 में लेबर डे के दिन फ्लोरिडा में आने वाला तूफान था, जिसका नाम नहीं रखा गया था। दूसरा 1969 में मिसिसिपी से टकराने वाला तूफान कैमल था। इस तूफान की शिद्दत से कई लोग हैरान हैं। फ्लोरिडा में 3 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। फ्लोरिडा, अलाबामा और जॉर्जिया के अलावा नॉर्थ कैरोलिना के कई मकामात पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। स्कूल्स और सरकारी दफ्तर बंद हैं। तूफान माइकल जॉर्जिया की तरफ बढ़ते हुए कुछ कमजोर हो गया। इंडोनेशिया के जावा और बाली में एक ताजा जलजले से कम 3 लोग हलाक हो गए। इस जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। हाल ही में इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में एक जलजले और सुनामी की वजह से 2000 से ज्यादा लोग हलाक हुए। इस दौरान न्यू पापुआ में 7 शिद्दत का एक जलजला आया, जिसके बाद सुनामी वार्निंग जारी की गई। नुकसानात के बारे में खबर नहीं है। तूफान तितली से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आम जिंदगी मुतासिर हुई और कम से कम 8 लोग आंध्र प्रदेश में हलाक हुए। तूफान तितली जुमेरात की सुबह उड़ीसा के साहिल से टकराया। इस तूफान की वजह से आंध्रा में 8 लोग हलाक हुए और बाज़ जख्मी हुए। बड़े पैमाने पर तबाही आई है। बताया गया कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है और सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। इसे इंतहाई सख्त तूफान करार दिया गया है। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम और विजयनगरम बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। रियासत की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि कई जगह झाड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अपनी बस सर्विस रोक दी है, क्योंकि जगह जगह झाड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अच्चन नायडू ने मुतासरा मंडलों का दौरा किया। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने जिला ओहदेदारों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस की और उन्हें चौकस रहने की हिदायत दी। एनडीआरएफ टीमों को श्रीकाकुलम और विजयनगरम में तैनात कर दिया गया है। इस सिलसिले में इमरजेंसी नंबर्स दिए गए हैं। जुमेरात की सुबह उड़ीसा के गोपालपुर के साहिल के करीब तूफान टकराया। गोपाल
गोपालपुर इलाके में कई दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए और जबरदस्त नुकसानात हुए, लेकिन वहां कोई जानी नुकसान की खबर अब तक नहीं है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को ढलान वाले इलाकों से महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने स्पेशल रिलीफ कमिश्नर कंट्रोल रूम का दौरा किया और अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए तमाम कदम उठाए जाएं। बताया गया कि चंद्रबाबू नायडू भी श्रीकाकुलम का दौरा कर रहे हैं। उड़ीसा में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 14 टीमों को तैनात किया गया है। वेस्ट बंगाल में भी चौकसी अख्तियार की गई है। बात करते हैं मी टू की। ऐसा मालूम होता है कि हिंदुस्तान में मी टू तहरीक मरकजी वजीर एमजे अकबर के सियासी करियर के लिए नुकसानदेह साबित होगी। ऐसे इशारे मिले हैं कि उन्हें ओहदे से हाथ धोना पड़ सकता है। बास खातून जर्नलिस्टों ने उन पर जिनसी हरासानी और गलत रवैये का इल्जाम लगाया है। एमजे अकबर बैरूनी दौरे पर हैं और ओहदेदारों ने कहा है कि बहुत जल्द बड़ा ऐलान हो सकता है। एमजे अकबर एक बड़े अखबार के एडिटर रह चुके हैं। उन्होंने अब तक उन पर लगाए गए इल्जामात पर कोई सफाई नहीं दी है। पता चला है कि एमजे अकबर को अपना दौरा छोटा करने के लिए नहीं कहा गया है। हालांकि इस सिलसिले में बास खबरें आई थीं। वो फिलहाल इक्वेटोरियल गुनी में है। इम्कान है कि वो इतवार को वापस लौटेंगे। अहदेदारों ने बताया कि आला सतह पर एमजे अकबर की वापसी के बाद उनकी बात सुनी जाएगी और इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने कहा है कि उन्हें ओहदे से हटाना चाहिए। ऐसे इशारे मिले हैं कि एमजे अकबर से कहा जा सकता है कि वो वजीर की हैसियत से इस्तीफा दें और पार्टी के लिए काम करें। साबिक जर्नलिस्ट एमजे अकबर 2014 के इलेक्शन से बिल्कुल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बाद में उन्हें राज्यसभा का रुकन बनाया गया और फिर वो 2016 में मरकजी वजीर बने। ऐसे इशारे मिले हैं कि हुकूमत चाहती है कि इन हालात से उसकी ये इमेज मुतासर ना हो कि वो औरतों की हामी है और इलेक्शन से पहले वो इस इमेज को मुतासर करने को एफर्ड नहीं कर सकती। एमजे अकबर की सीनियर वजीर सुषमा स्वराज ने अब तक इस ताल्लुक से कुछ नहीं कहा है, लेकिन औरतों और बच्चों की भलाई की वजीर मेनका गांधी ने तहकीकात पर जोर दिया। मेनका गांधी ने कहा कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ताकतवर मर्द अक्सर ऐसा करते हैं। ऐसा मीडिया में होता है, सियासत में होता है और कंपनियों में होता है। अमेरिका से शुरू होने वाली मी टू तहरीक हिंदुस्तान पहुंची, जिसमें औरतें अपने साथ होने वाले नाशाइस्ता सलूक और जिनसी हरासानी के मामला सामने ला रही हैं। हालिया अरसे में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार नाना पाटेकर और आलोकनाथ के अलावा कई दूसरे लोग इसकी जद में आए हैं। कश्मीर के हंडवारा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन को 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। पता चला कि उनमें पीएचडी स्कॉलर मन्नान बशीर वानी भी शामिल है, जो मिलिटेंट बन गया था। यह एनकाउंटर जुमेरात की सुबह शुरू हुआ। एक खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची। वानी जनवरी 2018 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ। उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। क्रिकेट। हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच जुमे से हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में खेला जाएगा। हिंदुस्तान इस सीरीज में 1-0 से आगे है, जिसने पहले टेस्ट में बड़ी बेरहमी से मेहमान टीम को हराया था। हिंदुस्तानी फॉर्म को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस मैच में भी सूरत हाल बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर पूरी तरह से फिट नहीं है। उनके सबसे अहम फास्ट बॉलर शेन गैब्रियल का खेलना भी पक्का नहीं है। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी टीम ने अपनी उस टीम में कोई तब्दीली नहीं की है, जिसने राजकोट में 3 दिनों के अंदर ही कामयाबी हासिल की थी। इस मैच के लिए हैदराबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। इस दौरान पहले 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। विराट कोहली कप्तान की हैसियत से वापसी करेंगे। हिंदुस्तान और एशिया के दूसरे मार्केट्स में भारी गिरावट आई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फेडरल रिजर्व सूद की शरहों में बहुत ज्यादा इजाफा कर रहा है और उस पर जुनून सवार हो गया, जिसके बाद दुनिया भर के मार्केट्स में तबाही मची। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 750 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई, जो 6 महीने की सबसे निचली सतह है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी में भी गिरावट आई और वो 10,300 के निशान से नीचे हो गया। इस दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में और ज्यादा गिरावट आई। बताया गया कि रुपए की कदर में 24 पैसे की कमी आई और वो 74.45 पर बंद हुआ। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान से तेल खरीदने वालों को देख लेंगे, हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों को ट्रंप ने दी धमकी। ईरान के कई शहरों में ट्रक ड्राइवर्स और दुकानदारों की हड़ताल। खामनाई ने कहा हुकूमत की तमाम शाखें पाबंदियों का मिलकर मुकाबला करें।
جمال خاشقجی کو محمد بن سلمان کے حکم پر ہلاک کیا گیا، سعودی عہدیداروں نے ناراض جرنلسٹ کو پھنسایا، امریکی انٹیلیجنس کا دعویٰ۔ جمال خاشقجی کہاں ہیں؟ ٹرمپ نے کیا سوال، سعودی عہدیداروں نے الزامات رد کر دیے۔ طیب اردوان سعودی عرب کی صفائی سے مطمئن نہیں، کہا مچھر بھی قونصلیٹ کے کیمروں سے بچ نہیں سکتا۔ مغربی کنارے میں چاقو سے حملہ، 2 اسرائیلی زخمی، ہبرون میں فلسطینیوں کے گھروں کو گرایا گیا۔ ملیشیا میں سزائے موت ختم کر دی گئی۔ فلوریڈا میں امریکی تاریخ کا تیسرا طاقتور طوفان، 250 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں، کئی شہر پانی میں ڈوبے۔ طوفان تتلی اڑیسہ کے ساحل سے ٹکرایا، آندھرا پردیش میں 8 ہلاک، کئی جگہ تباہی۔ می ٹو مہم نے ایم جے اکبر کے سیاسی کیریئر پر سوالیہ نشان لگا دیا، اتوار کو بیرونی دورے سے واپسی پر ہو سکتی ہے کارروائی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں گے اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔